नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिख राज्य की और हम यहाँ पर से खड़क सिंह जो कि रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे और इनके बाद अन्य उत्तराधिकारियों और किस तरह से जो डलहौजी है वह अपनी व्यवगत या अपनी हड़प नीति के तहत सिखों को मिलाता है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो एक बार फिर आपका स्वागत है और वीडियो के आखिर तक आप बने रहेंगे, ऐसी कामना करता हूँ। देखिए, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जसवंत राव होलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध संरक्षण देने के मुद्दे पर रणजीत सिंह द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में अंतिम बार गुरुमत लिया गया। गुरुमत क्या होता है? गुरुमत ये होता है कि इनके जो प्रमुख धर्म के लोग होते हैं वह यहाँ पर क्या होते हैं, फैसले सुनाते हैं और गुरुमत में होलकर को संरक्षण न देने का निर्णय हुआ था। तो यहाँ पर रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों की बात करें तो खड़क सिंह 1839 से 40 और नौनिहाल सिंह 1840 में अगले शासक बनते हैं। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य नौनिहाल सिंह थे और इनके समय पर लद्दाख और बलूचिस्तान के कुछ क्षेत्र जीते जाते हैं। नौनिहाल सिंह की मृत्यु के बाद सिख सरदारों के दो गुट बन जाते हैं। पहला डोगरा गुट और ये पक्ष लेते हैं शेर सिंह का, जो कि रणजीत सिंह की दूसरी पत्नी के पुत्र थे, और संधावालिया या सिंहन गुट पक्ष लेते हैं रणजीत सिंह की पत्नी चांद कौर का। अब शेर सिंह अगले बनते हैं, डोगरा गुट यहाँ पर सफल होता है और शेर सिंह अगले शासक बनते हैं। 3 वर्षों के लिए शासक बनते हैं 41 से 43 तक। फिर अगले शासक शेर सिंह उतने योग्य नहीं होते हैं। अगले शासक बनते हैं दलीप सिंह 1843 से 49 ईस्वी और ये अंतिम शासक होते हैं सिख शासक और ये अल्पवयस्क होते हैं। ये सभी उत्तराधिकारी रणजीत सिंह के पुत्र थे। ठीक है, तो दलीप सिंह ने अपनी माता जिंदन कौर के संरक्षण में शासन किया था और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस समय पर हीरा सिंह डोगरा, वजीर और लाल सिंह सेनापति थे। आगे लाल सिंह ने हीरा सिंह को हटाकर स्वयं वजीर बन गया और तेज सिंह को सेनापति बनाया। रणजीत सिंह के बाद सिख सरदारों में गुटबाजी शुरू हो जाती है और 2 प्रमुख गुट यहाँ पर बनते हैं, डोगरा गुट और संधावालिया गुट। डोगरा गुट से थे ध्यान सिंह, सुचेत सिंह, गुलाब सिंह और हीरा सिंह, और संधावालिया गुट से थे लहना सिंह, चैत सिंह, अतर सिंह और अजीत सिंह। यहाँ पर डोगरा गुट का जो ध्यान सिंह रहता है वह वजीर के पद पर सबसे लंबे समय तक रहता है। और इसके बाद में हम देखते हैं 1845 से 46 के दौरान इनका जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो जाता है। इस समय पर गवर्नर जनरल रहता है हार्डिंग फर्स्ट और यहाँ पर इस युद्ध के कारणों की बात करें तो रानी जिंदन कौर की महत्वाकांक्षा, जिंदन कौर दरबार में सिख सेना के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने तथा अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सिख सेना को युद्ध अभियानों में उलझाए रखने का प्रयास करती हैं। इसी नीति के तहत शेष सतलज के क्षेत्र पर आक्रमण किया जाता है, जिसे कंपनी 1809 ईस्वी की जो संधि रहती है, अमृतसर की संधि, उसका उल्लंघन मानती है और लुधियाना के अंग्रेज रेजिडेंट मेजर ब्रॉडवुड के उत्तेजक बयानों से सिख सेना युद्ध के लिए यहाँ पर तैयार होती है। तो यहाँ पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर सेना में विद्रोही प्रवृत्ति हो गई थी और सेना यहाँ पर खुद आक्रमण करना चाहती थी और जिंदन कौर का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। यहाँ पर जो सेना ने संधि का उल्लंघन किया वो सेना ने किया था और इसमें दलीप सिंह का और जिंदन कौर का कोई योगदान नहीं था। उसके बावजूद अंग्रेज यहाँ पर ज़बरदस्ती आक्रमण करते हैं। युद्ध की घटनाओं की बात करें तो ह्यू गफ नामक अंग्रेज अधिकारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नेतृत्व किया और मुदगी की लड़ाई सितंबर 1845, फिरोज शाह का युद्ध दिसंबर 1845 और बद्धोबाल का युद्ध और अलीवाल का युद्ध जनवरी 1846 और सोबरा या सबराव के जो निर्णायक युद्ध होते हैं फरवरी 1846, इनमें सिखों की पराजय होती है। सोबरा के युद्ध में वजीर लाल सिंह और सेनापति तेज सिंह ने सिखों के साथ विश्वासघात किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर मिल जाते हैं और इसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी लाहौर, जो कि इनकी राजधानी रहती है,
उस पर अधिकार कर लेते हैं। अब लाहौर की संधि होती है 8 मार्च 1846 ईस्वी को। इस संधि के साथ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं जो देखिए वो रहते हैं कि सिंध सतलज के क्षेत्र पर सिख राज्य ने अपना दावा हमेशा के लिए वह त्याग देगा। सतलज और ब्यास नदी के बीच स्थित किलों को कंपनियों को सौंप दिया जाएगा और सिख राज्य जो सिख राज्य है उसको हर्जाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपए कंपनी को देना होगा। कंपनी ने सिख शासक के तौर पर दलीप सिंह व रानी जिंदल कौर को उनकी संरक्षिका के तौर पर स्वीकार किया। लाल सिंह को वजीर के पद पर बने रहने दिया गया और इस तरह हम देखते हैं कि ये संधि यहाँ पर होती है। लाल सिंह चूँकि यहाँ पर अंग्रेज़ों का साथ यहाँ पर विश्वासघात करके उनका साथ दे देते हैं, इसलिए जो अंग्रेज़ रहते हैं लाल सिंह को इनका वजीर के पद पर स्वीकार कर लेते हैं। एक और 2 और शर्तें रहती हैं कि लाहौर दरबार अपनी विदेश नीति का संचालन कंपनी की सलाह पर करेगा और संधि की शर्तें पूरी 1 वर्ष होने तक एक ब्रिटिश रेजिडेंट और कंपनी की सैनिक टुकड़ी लाहौर दरबार में रहेगी और हेनरी लॉरेंस यहाँ पर रेजिडेंट के तौर पर नियुक्त होते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन्होंने जो सिख हैं उनके साथ में कौन सी संधि कर ली, तो उनके साथ में इन्होंने सहायक संधि यहाँ पर कर ली। अब सिख दरबार द्वारा 1.5 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपए नकद और 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था होने तक कश्मीर एवं हजारा जो पाकिस्तान क्षेत्र में है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपे जाते हैं। 11 मार्च 1846 ईस्वी को वजीर लाल सिंह ने कंपनी के साथ एक पूरक संधि की। इस संधि के तहत विशिष्ट ब्रिटिश रेजिडेंट और रेजिमेंट 1 वर्ष से अधिक समय तक जब तक आवश्यकता हो लाहौर दरबार में बनी रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 करोड़ रुपए के बदले कश्मीर का क्षेत्र डोगरा सरदार गुलाब सिंह को भेज दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनके साथ में सिखों के साथ में क्या संधि हुई कि भैया 1.5 करोड़ रुपए तुमको देना है, तुम 50 लाख रुपए अभी दे रहे हो, 1 करोड़ रुपए तुम हमको जब तक दोगे तब तक कश्मीर और हजारा क्षेत्र हमारे पास रहेगा। अब यहाँ पर कंपनी को लगता है कि भाई ये 1.5 करोड़ रुपए नहीं दे पाएंगे और उनको अच्छा ऑफर भी मिलता है डोगरा सरदार गुलाब सिंह की तरफ से, तो वे यहाँ पर गुलाब सिंह को कश्मीर भेज देते हैं। अब यहाँ पर जो इनका वजीर रहता है सिखों का लाल सिंह, वो यहाँ नाराज़ हो जाता है। वो ये कहता है कि भाई तुमने बात यहाँ पर कर ली है, हम तुमको 1 करोड़ रुपए दे देंगे, तुम ज़रा सब्र तो रखो, 1 साल तो पूरा होने दो, तुम तो पहले ही उचकने लगे। तो यहाँ पर लाल सिंह जो रहते हैं वो विद्रोह कर देते हैं। हालांकि कंपनी उस विद्रोह को दबा देती है और सिख राज्य के साथ 1846 दिसंबर में भैरोवाल की संधि होती है। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिंदन कौर और वजीर लाल सिंह को पद से हटा दिया और रानी जिंदन कौर को 1.5 लाख रुपए की पेंशन दी गई। अब देखो यहाँ पर जिंदन कौर का कोई मामला नहीं था, वजीर ने विद्रोह किया, पहले भी सेना विद्रोह कर रही, लेकिन कुल मिलाकर अंग्रेजों को यहाँ पर सिख राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में मिलाना था, इसलिए ये समय समय पर बहाने ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर वजीर लाल सिंह विद्रोह कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई जिंदन कौर के कहने पर वो विद्रोह कर रहा है, तो यहाँ पर जिंदन कौर को भी वो यहाँ पर से पद से हटा दे रहे हैं। जबकि जो राजा है दलीप सिंह वो तो अभी अल्पवयस्क है भैया, दलीप सिंह तो अभी अल्पवयस्क है ना, तो वो निर्णय कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही झोलझाल हमें देखने को मिलता है। खैर ये भैरोवाल की संधि आपको ध्यान रखना है। और अक्सर जो छोटे राज्य हैं ना जैसे सिख हुए, मैसूर हुए, इनमें या तो युद्धों का क्रम पूछा जाता है या संधियों का क्रम पूछा जाता है, तो यहाँ पर ये संधियाँ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भैरोवाल की संधि के तहत क्या प्रावधान किए वो देखो। इन्होंने जिंदन कौर और वजीर को तो पद से हटा दिया, रानी जिंदन कौर को 1.5 लाख रुपए की पेंशन देकर साइड कर दिया। सिख राज्य का प्रशासन चलाने के लिए रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में 8 सिख अधिकारियों की एक परिषद स्थापित की, यानी कि इस परिषद का सबसे अध्यक्ष कौन है, एक अंग्रेज व्यक्ति है। और अगर ये कुछ बात कर रहा है और अंग्रेज उससे हटना चाहता है तो हट सकता है। तो यहाँ पर पावर किसके पास में आ गई, हेनरी लॉरेंस के पास, अंग्रेज के पास। तो कुल मिलाकर इन्होंने पूरी तरह से सिखों को अपने अधीन कर लिया, नाम मात्र की बस सिखों के पास में क्षेत्र रह गया। अब राजा दलीप सिंह के वयस्क होने तक कंपनी की एक सैन्य टुकड़ी सिख राज्य में रहेगी और 22 लाख रुपए
वार्षिक उस सेना को खर्च देना होगा सिख राज्य को, और उस खर्च पर वह लाहौर दरबार में बनी रहेगी। इसी के साथ में यहाँ पर दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में शुरू होता है, और इस समय पर 1848 से 56 तक के लिए हम देखते हैं कि अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर आ चुका होता है। अब सिख दरबार में रेजिडेंट होता है फ्रेडरिक क्यूरी। अब यहाँ पर फ्रेडरिक क्यूरी कुछ ऐसा कहता है कि भैया सब कुछ यहाँ पर ठीक नहीं चल रहा है, ऊपर से कुछ और कारण भी रहते हैं, जैसे सिख सेना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पराजय का बदला लेना चाहती थी। डलहौजी भी साम्राज्यवादी था, वह भी नहीं चाहता था कि सिख राज्य जो कि बॉर्डर पर है उसको स्वतंत्र रखा जाए, उसको भी अपने अधीन कर लेंगे तो हमारी बॉर्डर जो है वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी, और कभी रूस ने आक्रमण किया तो हम उससे बच सकते हैं। कंपनी द्वारा रानी जिंदन कौर के साथ किया गया दुर्व्यवहार। अब यह क्या करते हैं कि डलहौजी जिंदन कौर के 1.5 लाख रुपए की पेंशन को घटाकर 48,000 रुपये कर देते हैं। एक तो भाई 2.5-3 करोड़ रुपए की उनकी राज्य की आय है, 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। अब उतने पूरे तुम लूट ले रहे हो, और जो वहाँ का राजा या रानी है जिनके पास में ताकत होनी चाहिए, तुम उनको सिर्फ 48,000 रुपये पेंशन दे रहे हो, तो ये कोई बात हुई? तो यहाँ पर उनका अपमान माना जाता है। रानी जिंदन कौर के आभूषणों को ईस्ट इंडिया कंपनी जब्त कर लेती है, और रानी जिंदन पर रेजिडेंट द्वारा जासूसी का आरोप लगाकर रानी को लाहौर के शेखपुरा भेज दिया जाता है और उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है। तो इससे जो सिख सेना रहती है वह और भी ज़्यादा क्या होती है, और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तो ये 3 घटनाएं रानी जिंदन कौर से संबंधित होती है। और जो रेजिडेंट होता है, रेजिडेंट इस समय पर कौन होता है? फ्रेडरिक क्यूरी। वो क्या कहता है, मुल्तान के नाजिम, जो मुल्तान का गवर्नर रहता है, नाजिम मूलराज, मुल्तान का गवर्नर मूलराज से 50 लाख रुपए की मांग करता है। अब मूलराज इस बात को इनकार कर देता है, पर वह इनकार करने पर पद से हटा देता है किसको? जो रेजिडेंट है। ये यहाँ पर तत्कालीन कारण बनता है। तत्कालीन कारण और घटनाएं देखें तो कंपनी ने मूलराज के स्थान पर अपने वफादार काहन सिंह को मान मुल्तान का नाजिम घोषित कर दिया। अब 2 अंग्रेज अधिकारियों के साथ चार्ज लेने के लिए काहन सिंह को मुल्तान भेजा जाता है, लेकिन मुल्तान की जो जनता रहती है वह मूलराज को ही अपना शासक मानती है, अपना नाजिम यानी कि अपना गवर्नर मानती है, और उसके पक्ष में विद्रोह कर देती है। और विद्रोही यहाँ पर काहन सिंह को कैद कर लेते हैं, और जो 2 अंग्रेज अधिकारी होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं। अब यहाँ पर शेर सिंह द्वारा मुल्तान पहुँचने से पूर्व शेर सिंह के पिता छत्र सिंह, जो कि हजारा का अधिकारी था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो शेर सिंह भी यहाँ पर विद्रोह में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से ये अन्य क्षेत्र के लोग भी इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं, और धीरे धीरे यह विद्रोह बड़ा हो जाता है। यहाँ पर डलहौजी जो कि युद्ध के लिए तैयार ही था, वह कहता है कि सिख युद्ध चाहते हैं तो हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम युद्ध करेंगे और उन्हें बुरी तरह पराजित करेंगे। तो यहाँ पर युद्ध शुरू होता है, और जो घटनाएं युद्ध की देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व ह्यू गफ करता है, जिसने पहले भी किया था। और 3 युद्ध होते हैं। रामनगर का युद्ध नवंबर 1848 ह्यू गफ और शेर सिंह के बीच में होता है। यहाँ पर कोई हारता कोई जीतता नहीं है, और यह युद्ध अनिर्णित रहता है। अब चिलियावाला का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है। जनवरी 1849 में झेलम नदी के तट पर होता है, और ह्यू गफ और शेर सिंह फिर से यहाँ पर लड़ते हैं, और इस युद्ध में कंपनी बहुत कठिनाई से जीतती है। इसलिए इस विजय को कंपनी की विनाशक विजय भी कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये चिलियावाला की जो लड़ाई है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अब दोस्तों, इस युद्ध के बाद डलहौजी ने ह्यू गफ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को कंपनी का सेनापति बनाया, क्योंकि ह्यू गफ कोई बड़ी सफलता इन्हें नहीं दिलवा पा रहा था। अब गुजरात का युद्ध होता है। गुजरात का युद्ध कहाँ पर हो रहा है? 21 फरवरी 1849। तो जब आप पाकिस्तान का मैप देखोगे ना, तो आपको जो जम्मू कश्मीर है उसके नीचे साइड में चेनाब नदी के किनारे एक गुजरात नाम का स्टेट मिलेगा। तो यहाँ पर देखना, जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में नीचे साइड आपको हैदराबाद नाम का शहर मिल जाएगा, पाकिस्तान में पंजाब मिल जाएगा, और पाकिस्तान में गुजरात नाम का एक स्टेट भी है।
आज के समय में जब आप मैप देखोगे तो आपको नज़र आएगा जम्मू कश्मीर के नीचे साइड में, पाकिस्तान वाले एरिया में। तो यही गुजरात है। ये हमारा गुजरात नहीं है, ये पाकिस्तान वाला गुजरात है, चेनाब नदी के पास में, ठीक है। तो इस गुजरात के युद्ध में 21 फरवरी 1849 चेनाब नदी के तट पर यह होता है और चार्ल्स नेपियर यहाँ पर सिखों को निर्णायक रूप से हराते हैं। और इस युद्ध में दोनों पक्षों में भारी मात्रा में तोपों का प्रयोग हुआ था, इसलिए इस युद्ध को तोपों का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ गन भी इसे कहा जाता है। अब मार्च 1849 ईस्वी को सिख राज्य का विलय कंपनी के राज्य में कर दिया गया और महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर रानी जिंदन कौर के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। डलहौजी ने कोहिनूर हीरा छीन लिया और दलीप सिंह से और ब्रिटेन की महारानी को यह गिफ्ट कर दिया। और यहाँ पर डलहौजी ये कहता है कि भैया मुझे तो दलीप सिंह ने गिफ्ट किया है, तो यह छोटा सा बच्चा आपको क्या गिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर डलहौजी षड्यंत्र रचकर कोहिनूर हीरा भी ले लेता है और सिख राज्य भी ले लेता है और फिर वह यह कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी को भेंट करके वाहवाही भी लूट लेता है। अब इसके बाद में देखिए कि इंग्लैंड में दलीप सिंह को नॉरकॉफ का जमींदार घोषित किया गया और दलीप सिंह को अंग्रेजी शिक्षा व संस्कृति में ढाला जाता है ताकि वो बहुत ही एक प्रकार से अंग्रेजी कल्चर में जम जाएं और पूरी तरह से सिख राज्य की वापस खड़े होने की संभावनाएं भी खत्म हो जाए। अब यहाँ पर बाद में दलीप सिंह को जबरदस्ती ईसाई धर्म में भी परिवर्तित करवा दिया जाता है और पेरिस में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं कि जब ये अपनी माँ से मिलते हैं तो इनकी माँ इन्हें देखकर बहुत दुखी होती है क्योंकि ये पगड़ी अगड़ी जो पग धारण करते हैं सिख, वो सब ये उतार देते हैं और एक मॉडर्न लाइफ जीने लगते हैं। तो बाद में कहते हैं कि अपनी माँ से जब ये मिलते हैं तो इनकी माँ बहुत नाराज़ होती है, बहुत रोती है। तो बाद में ये वापस से सिख धर्म में शामिल होते हैं और वो सब धारण करते हैं जो एक सिख व्यक्ति धारण करता है। तो यहाँ पर पेरिस में इनकी मृत्यु हो जाती है और लंदन में ही इन्हें दफना दिया गया। अंग्रेज अधिकारी एलन बरो एवं हेनरी लॉरेंस ने डलहौजी द्वारा पंजाब के विलय का विरोध किया था। तो ये भी एक अलग पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना। जॉन लॉरेंस ने पंजाब के विलय को न्यायसंगत, आवश्यक एवं तार्किक कहा। मेजर इवांस ने अपनी पुस्तक द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब एट महाराजा दलीप सिंह में पंजाब के विलय को विश्वासघात की संज्ञा दी क्योंकि यहाँ पर जिंदन कौर और दलीप सिंह का कोई रोल ही नहीं था, लेकिन सेना ने विद्रोह किया तो महारानी और महाराज को जो छोटे से बच्चे हैं उनको दोषी ठहराया गया। उनका वजीर जिसको खुद अंग्रेज नियुक्त कर रहे हैं वो विद्रोह कर रहा है तो दोषी जिंदन कौर और उनके बेटे को दोषी ठहराया जा रहा है। मूल राज विद्रोह कर रहा है तो यहाँ पर दोषी राजा को ठहराया जा रहा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर षड्यंत्रों का यह युद्ध था। और जिस तरह से हम रणजीत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि भाई उन्होंने बहुत ही कम गलत काम करके अपने राज्य को खड़ा किया, ईमानदारी से उन्होंने अपने राज्य को खड़ा किया। उसी तरह अंग्रेज़ों पर भी ये बात पूरी तरह से लागू होती है कि इन्होंने पूरी तरह से बेईमानी, विश्वासघात और षड्यंत्रों के आधार पर ब्रिटिश राज्य को खड़ा किया था। 1849 से 53 ईस्वी तक पंजाब के प्रशासन हेतु डलहौजी द्वारा 3 अधिकारी नियुक्त किए गए। 3 अधिकारियों का बोर्ड बनाया गया जिनमें हेनरी लॉरेंस जो कि प्रशासनिक कार्य से संबंधित थे और बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। जॉन लॉरेंस राजस्व संबंधी अधिकारी थे और चार्ल्स मेसन न्याय संबंधी अधिकारी थे। अब 1853 ईस्वी में डलहौजी ने इस बोर्ड को समाप्त कर जॉन लॉरेंस को चीफ कमिश्नर नियुक्त किया। पंजाब में यह 58 तक बना रहता है। और यहाँ पर देखो जॉन लॉरेंस ये पंजाब के विलय को सही ठहरा रहा है, इसलिए उसको देखो क्या क्या मिल रहा है ना। जॉन लॉरेंस ने कहा था कि भाई पंजाब का विलय बहुत सही है, तो उसको पहले तो राजस्व संबंधी कार्य दिया गया और फिर बाद में उसको पूरे बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। चीफ कमिश्नर क्षेत्र कमिश्नरी क्षेत्र इसको घोषित करते हैं पंजाब को और फिर कमिश्नर नियुक्त करते हैं जॉन लॉरेंस को। 1858 ईस्वी तक ये बना रहता है।
1857 की क्रांति के बाद पंजाब में कमिश्नरी व्यवस्था समाप्त हो जाती है और 1 जनवरी 1859 को जॉन लॉरेंस को पंजाब का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाता है। यहाँ पर जॉन लॉरेंस पर इतनी मेहरबानी इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी सलाह पर यहाँ पर आक्रमण होता है और 1848 में सिख साम्राज्य का विलय होता है। एडवर्ड मैगलॉन पंजाब का अंतिम लेफ्टिनेंट था जिसे 1921 ईस्वी में पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो यह लेफ्टिनेंट व्यवस्था 1921 ईस्वी तक चलती है और 1921 ईस्वी में एडवर्ड मैगलॉन जो कि अंतिम पंजाब का लेफ्टिनेंट रहता है उसको गवर्नर बना दिया जाता है। तो यहाँ पर ये था भैया पंजाब, और ये सड्डा पंजाब था, और यहाँ पर पंजाब में क्या क्या गतिविधियाँ हुई ये हमने देखा, और किस तरह से रानी जिंदन कौर के साथ ये दुर्व्यवहार करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह के साथ ये धोखा करते हैं, ये सब हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। किसी प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। फिर मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ पर, एक जोश भरे टॉपिक के साथ में। जब तक आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।